बच्चे नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार के लक्ष्य में आप सभी करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे पहले सब मिलता और एक तरीके से दोस्त कि आप लोग कैसे हैं बच्चे। मॉर्निंग गुड को सब सभी को बच्चे जय सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आ जाएगी वही सारी गुड मॉर्निंग। वॉइस ठीक नहीं है, पर देख लेते हैं बच्चे। नहीं है तो वॉइस ठीक होगी मेरे दोस्त। चलिए अब बताइए अब कैसी है वॉइस। ठीक है, आप लोग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब ठीक है, अब ठीक है बच्चे। तो जल्दी से बता दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो बच्चे ये आप लोगों का कल से ही बैच स्टार्ट हुआ है CHSL का, जिसे हमने आगाज बैच नाम दिया है। और 3 दिन जो है वो इसमें डेमो चल रहा है। आज दूसरा दिन है, कल आप लोगों का डेमो का तीसरा दिन होगा और कल के बाद ये सारी क्लासेस जो है वो ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो जो भी बच्चा अभी लेना चाहता है वो अभी ले सकता है। आप लोग सभी टीचर्स को एक बार देख चुके हैं, आज भी देख लीजिए, कल भी देख लीजिए बच्चे। और उसके बाद ये सारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से बच्चे मंडे से ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो अभी 20% का डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल जाएगा। और जिस दिन ये ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद कोई डिस्काउंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। अगर मैं बात करूं तो कल मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग की थी। एडवांस का पोर्शन बच्चे मैं डील कर रहा हूं। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। गुड मॉर्निंग। अब बच्चे ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने क्लासिफिकेशन को आप लोगों के सामने पढ़ाया था। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण को हम लोगों ने पढ़ा था। हमने बहुत सारी डेफिनेशन देखी थी जिससे डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं सीपीओ की बात करूं तो बच्चे सीपीओ में हमारा प्राइम नंबर से क्वेश्चन बने हैं, 3-4 क्वेश्चन बने हैं, 3-4 शिफ्टों में क्वेश्चन बने हैं। तो वहां पे डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बने हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि आने वाला टाइम जो है, क्योंकि सीपीओ अभी जस्ट 1 महीने पहले एग्जाम हुआ है, तो आने वाला टाइम जो है वो डेफिनेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए डेफिनेशन आपको होना मतलब डेफिनेशन तैयार होनी चाहिए। आप लोगों की हर चीज के बारे में बेसिक नॉलेज तो आप लोगों को होनी चाहिए। अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कल की क्लास का, जहां हम लोगों ने समाप्त किया था। तो कल हम लोगों ने समाप्त किया था बच्चे, प्राइम नंबर पे हम लोगों ने कल समाप्त किया था। ठीक है, मैं बात करता हूं बच्चे, अगर रेशनल नंबर की बात करता हूं, रेशनल नंबर की बात करता हूं, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर को कहा जाता है मेरे दोस्त परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे रेशनल नंबर को मेरे दोस्त कहा जाता है परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है? तो बच्चे जब भी परिमेय संख्या की बात होगी, जब भी परिमेय संख्या की बात होगी तो आपके दिमाग में हमेशा 3 चीजें दिमाग में आनी चाहिए। 3 चीजें दिमाग में आनी चाहिए। वो 3 चीजें कौन सी है? मैं इस कलर को थोड़ा सा बदल देता हूं क्योंकि इस पे लाइनिंग आप लोगों को आ रही होंगी। इसे हम लोग थोड़ी देर के लिए बच्चे व्हाइट या इस कलर का कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ध्यान से समझेंगे, हम लोग जो बात करने वाले हैं बच्चे वो रेशनल नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। रेशनल नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। और रेशनल नंबर को ही कहा जाता है मेरे दोस्त परिमेय संख्या बोला जाता है। परिमेय संख्या बोला जाता है। ये प्योर व्हाइट नहीं है, इसलिए आपकी आंखों पे ये ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। ये कलर सुनिएगा। अगर मैं रेशनल नंबर की बात करता हूं बच्चे, तो रेशनल नंबर में मुझे 3 चीजें मेरे माइंड में आ जानी चाहिए जब भी रेशनल नंबर की बात होगी। पहला रेशनल नंबर का मतलब है बच्चा, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है
कि संख्या को P अपॉन Q के फॉर्म में होना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई नंबर है वो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो मेरा रेशनल नंबर की एक कंडीशन जो है वो फुलफिल कर चुका है। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या कहती है। दूसरी कंडीशन इसकी ये कहती है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो गया मेरे दोस्त तो ये संख्या जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। फिर हम लोग नहीं बता सकते कि ये रेशनल नंबर होगा या इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो संख्या नॉट डिफाइंड हो गई तो उसे कैसे बताएंगे कि वो रेशनल है या वो इर्रेशनल है। ठीक है, तीसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये कहती है कि P और Q जो हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, P और Q जो हैं वो दोनों इंटीजर होने चाहिए। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अगर किसी भी संख्या के साथ ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो दी गई संख्या मेरी क्या होगी, दी गई संख्या मेरी बच्चे रेशनल नंबर होगी। क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं। सबसे पहला आप लोगों से कोई पूछे कि 0 क्या है तो आप ऑलवेज जवाब देंगे कि 0 मेरा एक रेशनल नंबर है, 0 मेरा एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है तो आप लोग हमेशा बताएंगे कि 0 जो होता है वो मेरा रेशनल नंबर होता है या मेरी परिमेय संख्या होती है। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं आप लोगों से दो चीजों पे और बात करूंगा बच्चे कि रेशनल के अंदर और क्या चीजें देखते हैं। दो चीजें होती हैं बच्चे, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दो चीजें हम लोगों को और पढ़नी है। जैसे मैंने आपके सामने कोई संख्या लिखी, मैंने आप लोगों से कहा कि क्या ये मेरी रेशनल नंबर है, 13/14 मेरी रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आपने कंडीशन चेक करी, आपने कहा कि P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, दूसरा Q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, और तीसरा जो है P और Q यानी दोनों के दोनों मेरे पूर्णांक भी लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये दी गई संख्या मेरी क्या हो जाएगी, ये दी गई संख्या मेरी रेशनल नंबर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे कहा कि भाई साहब एक बार मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बता दो कि क्या मेरी ये रेशनल नंबर है। तो आपने कहा जी पहले इसे सॉल्व कर लो। एक बात बताइए, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, तो क्या मैं इस संख्या को मेरे दोस्त लिख सकता हूं 24/13? क्या मैं इस संख्या को लिख सकता हूं 24/13 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे जी हाँ लिख सकते हो। अब इसको आप लोग चेक कर लीजिए, क्या P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी हुई है? बिल्कुल लिखी हुई है। क्या Q 0 के बराबर लिखा है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कहेंगे क्या दोनों इंटीजर हैं? यहां इंटीजर नहीं थे, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद जो है ये दोनों दोस्त इंटीजर बन चुके हैं, ये दोनों पूर्णांक बन चुके हैं। इसका मतलब तीनों कंडीशन फुलफिल हो पा रही हैं। तो ये क्या कहलाएंगे मेरे दोस्त, ये रेशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। इसके बाद मैंने आप लोगों से एक बात पूछी, मैंने कहा कि खाली 7, अगर मैं खाली 7 लिख दूं तो क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? अगर मैं खाली 7 लिख देता हूं तो क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? तो आप लोग कहेंगे जी खाली 7 लिख दिया आपने, तो एक काम करिएगा, एक नीचे लिख दीजिएगा। मैंने कहा ये एक क्यों लिखा? तो आपने कहा क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? मैंने कहा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो बच्चा लिख सकते हैं हम लोग। मैंने देखा कि बच्चे ये P अपॉन Q के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? तो आपने कहा जी बिल्कुल लिखा हुआ है, इसमें P भी है और इसमें Q भी है। दूसरी बात मैंने कहा कि क्या इसमें Q जो है वो 0 के बराबर है? तो आपने कहा बिल्कुल 0 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर है। और तीसरी चीज मैंने पूछी कि क्या ये दोनों इंटीजर हैं? तो आपने कहा कि दोनों के दोनों पूर्णांक हैं। इसका मतलब तीनों कंडीशन हम लोगों की फुलफिल हो रही हैं। तो मेरे दोस्त ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब समस्या यहां हो गई जहां मैंने आप लोगों से यह पूछ लिया कि बच्चे बताओ क्या √36 और √25 क्या ये मेरे रेशनल नंबर है? मैंने पूछा क्या दिया गया रेशनल 0 कैसे रेशनल नंबर है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगर मैं खाली 0 लिख देता हूं मेरे दोस्त तो 0 के बटे में 1 लिखूंगा तो 0 ही आएगा।
जीरो के बटे में 1 लिखूंगा तो जीरो ही आएगा। आपने देखा कि दोनों P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिखे हुए हैं और Q जो है वो जीरो के बराबर भी नहीं है और P और Q ये दोनों पूर्णांक भी है। इसका मतलब तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, इसलिए बच्चा हम लोग कह सकते हैं कि जीरो जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो जो है वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई, बोर्ड को ब्लैक नहीं हो पाएगा आज, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। आप लोग यहां देखिए, बिल्कुल बढ़िया विजिबिलिटी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मैंने आप लोगों से क्या पूछा, मैंने आप लोगों से साथी ये पूछा कि भैया √36 बटे √25 क्या मेरा रेशनल नंबर होगा, तो आप कहेंगे जी पहले इसे सॉल्व करो। √36 को आप 6 लिखो, √25 को आप 5 लिखो। अब यहां अपनी तीनों कंडीशन को चेक करो। आपने देखा जी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, Q जीरो भी नहीं है और दोनों के दोनों जो है वो मेरे पूर्णांक यानी कि इंटीजर भी हैं, यानी कि मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। आपने कहा जी जितना भी आपने बताया ठीक है, वो बात ठीक है, सब कुछ रेशनल नंबर नजर आ रहा है, तो फिर इर्रेशनल नंबर क्या है, फिर इर्रेशनल नंबर क्या है बच्चे? तो बात को थोड़ा सा सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर P अपॉन Q इंटीजर कैसे हो सकते हैं हम रियल? भाई इंटीजर की डेफिनेशन क्या बताई थी? इंटीजर की डेफिनेशन बताई थी पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या मतलब ये 13 और 14 अपने आप में पूर्ण संख्या है या नहीं। अगर मैं यहां से बात करूं तो पॉइंट हटा के 24 और 13 पूर्ण संख्या बनी या नहीं। थोड़ा सा जो मैं वर्ड कह रहा हूं बच्चे, उन वर्डों को पकड़ो और बात को समझने की कोशिश करो। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं मेरे दोस्त, जब क्वेश्चन डिजाइन करता हूं तो 3 साल का इतना बढ़िया तरीके से एनालिसिस किया है, CHSL का भी, CPO का भी, CGL प्री का भी, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि SSC का जबरदस्त एनालिसिस करके आप लोगों के सामने खड़ा हूं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए बच्चा, एक एक क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, बेहतरीन तरीके से बनाओगे, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीजों को समझिए, जब क्वेश्चन की बारी आएगी तो दोस्त जवाब मैं नहीं, जवाब आप लोग देंगे। ठीक है, अब समझना, नेगेटिव बिल्कुल बताऊंगा भाई, अभी खत्म थोड़ी ना कर दिया, समझिए बात को। अगर मैंने कहा कि √36 बटे √25 जो है वो रेशनल नंबर है, बहुत बढ़िया बात है। मैंने आप लोगों से कहा कि -7 बटे 8, मैंने पूछा क्या ये रेशनल नंबर है, बोले जी ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले इसे चेक करूंगा क्या ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या Q इसमें जीरो के बराबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर नहीं है। अगर मैं पूछूं क्या P और Q जो है वो दोनों इंटीजर हैं, ये भी मेरा इंटीजर है, ये भी मेरा इंटीजर है, वो बात अलग है कि ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों के दोनों है तो इंटीजर ही। अगर दोनों के दोनों इंटीजर है तो बच्चा मेरी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, इसलिए नेगेटिव वाले भी मेरे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वाले भी मेरे रेशनल नंबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब इर्रेशनल नंबर फिर क्या होते हैं जी? सब कुछ तो रेशनल है, तो फिर इर्रेशनल क्या होता है? मैं आपको दोस्त बताता हूं कि इर्रेशनल क्या होता है, आप खुद जवाब देंगे कि हां ये इर्रेशनल है बच्चे। ठीक है, चलिए देखो, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात समझना। मैंने कहा कि 24 अंडर रूट के अंदर 24 लिखा हुआ है और यहां अंडर रूट के अंदर जो है वो 36 लिखा हुआ है। मैंने आपसे पूछा कि क्या ये इर्रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? बच्चा मुझे इसे बता दीजिए एक बार, थोड़ा सा सोच के बता दीजिए कि √24 अपॉन √36 जो है वो रेशनल नंबर है या वो इर्रेशनल नंबर है? तो आप लोग क्या कहेंगे, √24 का एग्जैक्ट वर्गमूल हम लोगों को नहीं पता है, और जहां आपका दिमाग ये कह दे कि एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकल के आता है इसका बच्चा, तो आप लोग कहेंगे 36 का तो वर्गमूल 6 हो गया, लेकिन इसका एग्जैक्ट निकल के नहीं आएगा। और जहां एग्जैक्ट निकल के नहीं आता बच्चे, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, वो इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं।
क्या कहलाती हैं? वो इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं। मैंने आप लोगों से ये कहा दोस्त, मैंने आप लोगों से ये कहा 3 + √5 4 - 2√5 है। क्या ये इर्रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है? तो आपने कहा जी इधर का बवाल तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये √5 जो है ये मामले को बिगाड़ रहा है, और मामले को बिगाड़ रहा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी? ये संख्या जो है इर्रेशनल नंबर हो जाएगी। √5 की एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को नहीं पता होती है, इसलिए ये संख्या जो है ये इर्रेशनल नंबर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इर्रेशनल नंबर बन जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछ लूं, अगर आप लोगों के दिमाग में आ चुकी है, इर्रेशनल मतलब अपरि में होता है, रेशनल मतलब मेरे दोस्त परि में होता है। ठीक है, समझिए। अगर मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछ लूं, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं दोस्त, सोच समझ के थोड़ा सा आंसर देना। मैंने कहा √36 + √25, भाई थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना। √36 + √25 और यहां लिख दिया √625 - 25। क्या ये मेरी रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? क्या ये मेरी रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? एक बार मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए बच्चे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? ये आपके सामने लिखा हुआ है, √36 + √25 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। हाँ कोई नहीं, परिमेयकरण कर दोगे तो भी रूट नहीं हटेगा, तो भी रूट नहीं हटेगा। तो बच्चा ये वाली जो संख्याएं आएंगी ये हमेशा इर्रेशनल आएंगी। इसे बताइए ये क्या है संख्या, रेशनल या इर्रेशनल? रेशनल या इर्रेशनल? आप लोगों के जवाब चाहिए बच्चे, थोड़ा सा सोच के जवाब देना है। आप लोग एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चा डेस्क जॉब है, यानी कि बैठ के आपको सारा काम करना है ना, बैठ के सारा काम करना है, मतलब फील लेनी है, अधिकारी वाली फील लेनी है। ठीक है, तो √36 + √25 अपॉन √625 - 25 क्या होगा? थोड़ा सा सॉल्व कर लें। √36 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। √25 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप यहां देखोगे तो ये 25 - 25 हो जाएगा, तो आप लोग कहोगे कि 11/0 आ जाएगी। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, अगर डिनोमिनेटर 0 जो हो गया या क्यों जो है वो 0 हो गया, तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। और आप लोग एक बात जानते हैं, एक बात जानते हैं, क्या ये फिर इर्रेशनल नंबर होगा? अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या ये फिर इर्रेशनल नंबर होगा? तो आप कहेंगे ये इर्रेशनल नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, अगर हर में 0 आ जाता है, तो वो इंफिनिटी बन जाता है या वो नॉट डिफाइंड बन जाता है। नॉट डिफाइंड बन जाता है जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। और जब कोई संख्या नॉट डिफाइंड बन चुकी है, जब कोई संख्या नॉट डिफाइंड बन चुकी है, तो शुरुआत में मेरे दोस्त मैंने बोला था कि अगर कोई संख्या नॉट डिफाइंड बन चुकी है तो आप लोग नहीं बता सकते कि वो रेशनल है या वो इर्रेशनल है। तो इसको आप लोग नॉट डिफाइंड कहेंगे, ना तो रेशनल नंबर कहेंगे, ना आप इर्रेशनल नंबर कहेंगे। मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई? इसे आप लोग क्या कहेंगे? इसे आप लोग नॉट डिफाइंड कहेंगे। पी क्यों क्या है? तो पी बच्चा न्यूमरेटर है और क्यों जो है वो डिनोमिनेटर है। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? बस एक छोटी सी चीज और आप लोगों को बता देता हूं मेरे दोस्त, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये तो कहा जाता है, इसको तो कहा जाता है शांत दशमलव, इसको तो कहा जाता है मेरे दोस्त शांत दशमलव, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सुनना, सारी चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। इसे कहा जाता है मेरे दोस्त अशांत दशमलव, अशांत दशमलव इसे बोला जाता है, इसे कहा जाता है शांत दशमलव। और इसे क्या है बच्चे? इसे कहा जाता है अशांत दशमलव, इसे बोला जाता है। ठीक है, अब समझिए दोस्त मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा।
जीरो कैसे रेशनल नंबर है? भाई प्रूव कर चुका हूं, बता कुछ चुका हूं, जीरो कैसे रेशनल नंबर है। समझिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा। 22/7 के पास भी जाऊंगा, 22/7 के कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा। यहां थोड़ा सा समझिए, अभी रेशनल नंबर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना। टर्मिनेट का मतलब होता है बच्चे, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म हो जाना बच्चे। जैसे मैंने आप लोगों से कहा 4/5 लिखा हुआ है, 4/5 लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने इसे डिवाइड किया तो 0.8 आ गया। यानी कि बच्चे जब डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। जब डिवाइड जो है वो पूरा पूरा हो जाता है तो उन्हें ही क्या कहा जाता है? उन्हें ही टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, जितने भी शांत दशमलव होते हैं, वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। वो सभी क्या होते हैं? वो सभी जो है वो रेशनल नंबर होते हैं। बात समझ में आ गई? अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि कोई ऐसी भिन्न दी हुई है जिसका न्यूमरेटर जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है बच्चे डिनोमिनेटर से, तो ऐसी भिन्न को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है, यानी कि शांत दशमलव कहा जाता है। और जहां शांत दशमलव आ जाता है, वो शांत दशमलव सारी की सारी क्या होती हैं? वो मेरी रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, चलिए अशांत की बात करते हैं। तो बच्चा हम लोगों को यहां भी दो चीजें पढ़नी है। एक तो रिपीटिंग पढ़नी है, यानी कि जो चीज बार बार रिपीट हो रही हो वो रिपीटिंग की श्रेणी में रखी जाएगी। एक हमें नॉन रिपीटिंग पढ़नी है, एक हमें क्या पढ़नी है? जो नॉन रिपीटिंग पढ़नी है बच्चे। जो चीज बार बार रिपीट ना हो रही हो वो बच्चा नॉन रिपीटिंग की श्रेणी में आ जाएगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, मैं यहां से कहता हूं आप लोगों से, जैसे रिपीटिंग डेसिमल आप लोगों से कहा है, सबसे पहले तो अशांत को समझो। अशांत का मतलब होता है जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, वो बच्चा अशांत दशमलव कहलाता है। जैसे अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूं तो आप कहेंगे ये लास्ट तक डिवाइड नहीं होगा, ये ऐसे ही आता चला जाएगा बच्चे। तो ये जब खत्म ही नहीं होता तो ये कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा? तो आप कहेंगे ये अशांत दशमलव की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, अगर ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, तो ये किसकी श्रेणी में रखा जाएगा? तो ये अशांत दशमलव की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर कोई चीज अशांत दशमलव की श्रेणी में आ चुकी है, अगर कोई चीज अशांत दशमलव की श्रेणी में आ चुकी है, तो फिर उसे चेक करना है मेरे दोस्त कि क्या वो रिपीटिंग है या वो नॉन रिपीटिंग है, क्या वो रिपीटिंग है या वो नॉन रिपीटिंग है। तो बच्चे अगर ये अंक जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो वो किस श्रेणी के अंदर आ जाएगी? वो रिपीटिंग डेसिमल के अंदर आ जाएगी। और अगर रिपीटिंग डेसिमल के अंदर कोई चीज आ गई तो वो रेशनल नंबर कहलाएगी, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर कोई भी चीज जो है वो रिपीटिंग डेसिमल के अंदर आ गई बच्चे, तो वो क्या कहलाएगी? वो रेशनल नंबर कहलाएगी, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अभी डाउट लूंगा, 2 मिनट का टाइम दूंगा, जो आप पूछोगे वो सारी चीज बताऊंगा। तो ये क्या कहलाएगी? जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं? वो हम लोगों के रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन रिपीटिंग बन चुका है, जैसे आपके सामने डिवाइड करके जो है वो ये संख्या आ रही है, डिवाइड करके जो है वो ये संख्या आ रही है मेरे दोस्त, डिवाइड करके जो है वो इस टाइप की संख्या आ रही है, और कोई भी संख्या के बाद रिपीट नहीं हो रही है और खत्म भी नहीं हो रही है, तो बच्चा ऐसी संख्या को नॉन रिपीटिंग के अंदर हम लोग रखेंगे। और नॉन रिपीटिंग के अंदर जितने भी संख्या होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चे? उन्हें सभी को इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई? ये मेरी परिमेय संख्या होंगी, ये मेरी अपरिमेय संख्या होंगी।
तो जितने भी संख्या ऐसी होती हैं जिन्हें डिवाइड करने के बाद जो है वो संख्या रिपीट नहीं करती है और खत्म भी नहीं होती, तो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जो कुछ अंक पर खत्म हो जाती है वो सारी परिमेय संख्या कहलाती है। खत्म हो गई तो मामला ही खत्म है, खत्म हो गई तो वो टर्मिनेटिंग में आ जाएंगी, और टर्मिनेटिंग का मतलब है वो रेशनल नंबर होंगी। अगर खत्म नहीं होती हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, या तो वो रिपीट होंगी या वो रिपीट नहीं होंगी। अगर रिपीट होंगी तो वो रेशनल नंबर की श्रेणी में आ जाएंगी, और अगर वो रिपीट नहीं होंगी तो बच्चा वो इर्रेशनल की श्रेणी में आ जाएंगी। एक बच्चा पूछ रहा है जी ये बता दीजिए ये क्या है, 1.23 23 और 23 और 23, अगर ये ऐसे जाता जा रहा है, चीजें 23 23 23 रिपीट हो रही है, तो बच्चा जब चीजें रिपीट होती है तो ये रिपीटिंग के अंदर आ जाएगा, तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये रेशनल नंबर कहलाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। बात क्लियर है या नहीं है? अब पूछिए आप अपना डाउट क्या पूछना चाहते हैं। बच्चा 1-2 सेकंड का क्वेश्चन, पाई और उसके मान की वैल्यू और आप लोगों को बता दूं। जब भी आपसे कहा जाए कि क्या पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है, तो आप लोग कहेंगे पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 22/7 नहीं होती है। केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है हम पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 22/7 मान लेते हैं, क्योंकि बच्चे पाई का जो मान होता है वो एक ऐसा मान होता है जो अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। पॉइंट के बाद ना तो वो खत्म हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और अभी तक रिपीट भी नहीं हुआ है। तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे जहां पाई आ जाएगा? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने उसके आसपास की एक वैल्यू मान ली है, और उसके आसपास की एक वैल्यू जो है वो 22/7 मान ली है। तो कोई भी आपसे ये कहता है कि पाई जो है, पाई क्या आप लोगों की पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो आप लोग जवाब देंगे बिल्कुल भी नहीं होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पाई क्या होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए मेरे दोस्त कि पाई क्या होता है, तो आप कहेंगे अगर चीजें खत्म भी नहीं हुई हैं और रिपीट भी नहीं हुई हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के अंदर आ जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब इर्रेशनल नंबर होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बच्चा ध्यान से सुनो, मैंने अभी क्या बताया पाई को, पाई के बारे में मैंने ये कहा कि अभी तक ना खत्म होने वाली, मतलब पूरा पूरा डिवाइड ना होने वाली संख्या है, और कोई भी अंक जो है वो रिपीट नहीं हुआ। एक अंक के बाद जो है संख्या रिपीट नहीं हुई है, और अगर रिपीट नहीं हुई है तो ये इर्रेशनल नंबर बन जाएगी, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चा ध्यान से समझिए मेरी बात को। अगर मैं पाई का जो मान हम लोगों ने अभी माना है, पाई का जो मान मैंने अभी माना है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो मानी है वो 22/7 मानी है। 22/7 मानी है, तो आप लोग 22/7 के साथ कंडीशन चेक करिए, क्या ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या इसमें Q जो है वो 0 के बराबर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर 0 नहीं है। क्या P और Q जो हैं वो दोनों इंटीजर दिए हुए हैं? क्या ये दोनों इंटीजर दिए हुए हैं? तो आप कहेंगे दोनों इंटीजर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब 22/7 जो है ये रेशनल नंबर हो जाएगा। 22/7 जो है ये रेशनल नंबर हो जाएगा, जबकि पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। इसलिए दो तरीके से वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। अगर वो ये कहता है कि पाई क्या है, तो आपका जवाब होगा अपरिमेय संख्या है, यानी कि इर्रेशनल नंबर है। अगर वो आपसे कहता है पाई का मान जो हम लोगों ने माना है वो क्या है, पाई का मान क्या है, तो आप कहेंगे पाई का मान 22/7 हम लोग मानते हैं। वो क्या होता है? वो बच्चा रेशनल नंबर होता है। अब आप लोग अपना डाउट पूछिए क्या है। सर जी कॉन्सेप्ट को नोट करने का टाइम दिया करो। बहुत बढ़िया, आगे से दूंगा बच्चे, जल्दी से बताइए। 0.535353 रिपीट हो रहा है बच्चा, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। बताइए अगर कोई डाउट हो तो।
जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत हो तो। नेगेटिव हो तो नेगेटिव भी मेरा रेशनल नंबर आएगा, वो इंटीजर होना चाहिए मेरे दोस्त, पूर्णांक होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। यहां तक किसी को 3.6/5 भाई रेशनल नंबर है। एक बच्चे ने कहा है 3.6/5 जो होता है ये क्या है, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, रेशनल नंबर है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, रेशनल नंबर है बच्चे। चलिए, हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त, हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं, आगे बढ़े। चलिए, ये सारी चीज बच्चे मैं आप लोगों को बता चुका हूं। एक छोटी सी चीज और बताऊंगा बच्चे, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर की अगर मैं बात करूं, जिन्हें हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, जिन्हें हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं, संपूर्ण संख्या। बच्चे परफेक्ट नंबर को क्या बोला जाता है, संपूर्ण संख्या बोला जाता है। एक बार इसकी हिंदी देख लेना बच्चे, इसकी हिंदी क्या होती है, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, संपूर्ण संख्या क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन है बच्चे। हाँ, ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं कहूं कि परफेक्ट नंबर की कहीं बात होती है, अगर मैं कहूं कि परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या की कहीं बात होती है, तो संपूर्ण संख्या वो संख्या होती है, संपूर्ण संख्या वो संख्या होती है, सुनिएगा हिंदी में, संपूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसके गुणनखंडों का योग जो है उस संख्या के बराबर आ जाता है। शांत दशमलव मेरे दोस्त, जो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है वो शांत दशमलव कहलाती है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि संपूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिनके गुणनखंडों का योग जो है उस संख्या के बराबर आ जाए, तो ऐसी संख्याओं को परफेक्ट नंबर बोला जाता है। लेकिन शर्त यह है कि हमें जिस नंबर के हम लोग गुणनखंड निकाल रहे हैं उसको हमें छोड़ना होगा। परिपूर्ण संख्या भी बोलते हैं, एक बच्चा बता रहा है परिपूर्ण संख्या भी बोलते हैं दोस्त, तो परिपूर्ण संख्या भी आप लोग लिख सकते हैं, परिपूर्ण संख्या भी आप लोग लिख सकते हैं। मैंने कहा कि जिसके गुणनखंडों का योग अगर संख्या के बराबर हो जाए, जिसके गुणनखंडों का योग जो है वो संख्या के बराबर हो जाए, वो मेरे परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। जैसे अगर मैं एक पहला परफेक्ट नंबर होता है बच्चे 6, 6 की बात करता हूं, 22/7 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बच्चा नहीं, 22/7 को डिवाइड करोगे तो 7-8 डिजिट बाद जो है चीजें रिपीट होने स्टार्ट कर देंगी। 22/7 में 7-8 डिजिट बाद जो है वो चीजें रिपीट होना स्टार्ट कर देंगी, इसलिए 22/7 जो है वो मेरा रेशनल नंबर होता है और पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, चीजें जहां रिपीट होना स्टार्ट कर देती है वो रेशनल नंबर की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए, मैंने कहा बच्चे परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, मैंने कहा कि परफेक्ट नंबर जो है, परफेक्ट नंबर जिसके गुणनखंडों का योग 6 गुणनखंड मैंने लास्ट क्लास में यानी कल वाली क्लास में आप लोगों को बताया था। गुणनखंड मतलब फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या होते हैं, वो सारी संख्याएं जिनसे दी हुई संख्या डिवाइड हो जाए। तो 6 को डिवाइड करने वाली संख्या कौन कौन सी है, 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 है। मैंने कहा जिस संख्या के गुणनखंड निकाल रहे हैं उसे तो छोड़ दो, बाकी अगर सारे गुणनखंडों का योग जो है इस संख्या के बराबर आ जाता है, इस संख्या के बराबर आ जाता है, तो वो संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाती है या वो संख्या जो है वो परफेक्ट नंबर कहलाती है। बच्चे अगर मैंने 6 कहा, अगर मैंने 6 कहा तो 6 के फैक्टर 1 2 3 का सम 6 के बराबर आ गया। जैसे मैंने कहा कि क्या 28 जो है, क्या 28 जो है वो मेरी परिपूर्ण संख्या है, तो आपने कहा 28 के फैक्टर कर लो। 28 का पहला फैक्टर 1 होता है, 28 का दूसरा फैक्टर जो होता है वो 2 होता है, 28 जो डिवाइड होता है वो 4 से भी होता है, 28 जो होता है वो 7 से भी डिवाइड होता है, अगर 28 जो होता है मेरे दोस्त वो 14 से भी डिवाइड होता है, 28 जो होता है वो 28 से भी डिवाइड होता है। तो जब परिपूर्ण संख्या निकालते हैं तो उस संख्या को तो छोड़ देते हैं जिसके निकालने, बाकी सम का योग देखिए, 14 और 7 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28 हो जाएगा। क्या आप लोग कह सकते हैं कि ये भी एक परिपूर्ण संख्या है? क्या आप लोग कह सकते हैं कि ये भी एक आप लोगों का बच्चा परफेक्ट नंबर है?
अगर सीजीएल वाली क्लास में मैंने 22/7 को रेशनल बताया है तो वो गलती से बता दिया होगा, एक्सेप्टेबल है वो गलती, ठीक है। अगर बताए, वैसे तो चांसेस नहीं है कि बताए हो, लेकिन अगर बता दिया है तो वो बच्चा रेशनल नंबर होता है, 22/7 इरेशनल नहीं होता है। तो वहां की चीज जो है वो करेक्ट कर लीजिए। जब 22 को आप लोग डिवाइड करेंगे ना तो काफी आगे जाके जो है वो चीजें रिपीट होना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। चलिए अब समझिए मेरी बात को। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, 3.14 बेटा रेशनल है, 3.14 पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, ये क्या कहलाएगा, ये रेशनल कहलाएगा। कोई भी क्वेश्चन में तीनों कंडीशन चेक कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तीनों कंडीशन चेक कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद अगर मेरी तीनों कंडीशन चेक करेंगे, तीनों कंडीशन चेक करेंगे तो बच्चा वो आपको जवाब मिल जाएगा कि वो रेशनल है या वो इरेशनल है, ठीक है। अब समझिए मेरी बात को। मैंने आप लोगों से एक छोटी सी बात कही, ये बता दीजिए ये जो 18 है क्या ये परफेक्ट नंबर है? क्या ये 18 जो है, क्या ये 18 जो है, क्या ये मेरा परफेक्ट नंबर है? जल्दी से बताइए बच्चा। बात नहीं, अब समय नहीं है हम लोगों के पास, 2 महीने में हमें सब कुछ करना है। पहले ये बताइए कि 18 क्या है, 18 परफेक्ट नंबर है या नहीं है? तो आपने कहा जी 18 के फैक्टर कर लो ना, इसमें कौन सा नई बात है। 18 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, आगे देखेंगे 6 से भी होता है, उसके आगे देखेंगे 9 से भी होता है। क्या इनसे भी अलग किसी से विभाजित होता है? तो आप कहेंगे 18 से भी होगा, तो 18 को तो लेना ही नहीं है। तो आपने कहा भाई साहब 9 और 6 15, 3 18, 2 20 और 1 21 आ गया। फैक्टर का सम अगर उसके बराबर नहीं आता है तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ये बात समझ में आ गई। और लास्ट डेफिनेशन आज की हम लोग बात कर लेते हैं बच्चा, को प्राइम। आज बोर्ड वाली पीडीएफ ही आप लोगों को दिलवा दूंगा। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चा। हम प्राइम नंबर भी पढ़ चुके थे, हम लोग ट्विन प्राइम नंबर भी पढ़ चुके थे। अब हम लोग बात करते हैं बच्चा को प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चा, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। ये सह अभाज्य संख्या जो है वो क्या होती है, समझने की कोशिश करिएगा बच्चा। बड़ा लाजवाब सा कॉन्सेप्ट है और हर जगह यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। पहले देखो मैं आपको इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन कहती है, एक्चुअल डेफिनेशन ये कहती है कि सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका HCF जो होता है वो 1 होता है। लेकिन अभी आपने HCF पढ़ा नहीं है तो फिर समझाऊं कैसे? अभी आपने HCF पढ़ा नहीं है तो मैं समझाऊं कैसे? तो इसको समझाने का तरीका मेरे पास है। अगर कोई 2 संख्या आप लोगों को दी हुई है और उन दोनों संख्या में मेरे दोस्त कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो मेरी सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? वो सहभाज्य संख्या कहलाएंगी अगर कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन एक से अलग अगर कुछ भी कॉमन आ गया तो बच्चे वो मेरी सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। हाँ करवा दूंगा। प्रैक्टिस सेशन जो है 25 तारीख से चलेगा। पूरे 10 प्रैक्टिस सेट लाजवाब तैयार किए हैं बच्चे, आप लोग देखना, आप लोग अपने आप को अद्भुत पाओगे। 25 तारीख से प्रैक्टिस सेट हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप को बच्चे अद्भुत पाओगे। मैंने कहा कि यहां पे एक संख्या दी हुई है 2 और 7। मैंने कहा कि क्या ये मेरी अभाज्य सहभाज्य संख्या है? आपने कहा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल है। मैंने कहा 4 और 5 क्या ये मेरी सहभाज्य संख्या है? आपने कहा दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल है। मैंने कहा क्या 6 और 18 जो है वो मेरी अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है? तो आपने कहा दोनों में से तो 6 कॉमन आ जाएगा। ये भाई साहब बिल्कुल भी सहभाज्य संख्या नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा 7 और 13 सहभाज्य संख्या हैं, तो आपने कहा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों सहभाज्य संख्या हैं। मैंने कहा 4 और 9 क्या ये सहभाज्य संख्या है? तो आपने कहा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सहभाज्य संख्या है। तो क्या सहभाज्य संख्या के बारे में आप लोग बता पाओगे? अगर आपने अभी HCF नहीं पढ़ा है तो हम लोग HCF से बिल्कुल भी लिंक नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेशन यही कहती है कि जिसका HCF 1 होगा वो बच्चे मेरी सहभाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो मेरे दोस्त आप लोग ये कहेंगे कि अगर कुछ
भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं लिया जाता है तो बच्चे वो क्या कहलाएगा, वो मेरा सहभाज्य संख्या कहलाएगा। ये बात आप लोगों को नहीं थोड़ी थोड़ी आती है भाई, सबको आती है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कोई बिल्कुल भी नहीं आती है। मेरे दोस्त आप हर चीज को नेगेटिव क्यों लेते हो? नई सुबह है, नई ताजगी है, तो नया ही दिमाग चलाइए। क्यों अपने आप को नेगेटिव लेके? न्यू जी थोड़ा सा तो आता है मुझे पता है, थोड़ा सा नहीं, आपको बहुत कुछ आता है ना। चलिए, हाँ, बोर्ड वाला ही पीडीएफ आज मैं दूंगा बच्चे, ये बोर्ड वाला ही पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। को प्राइम नंबर बता दिए बच्चे, ट्विन प्राइम कल ही बता दिए थे। इसके बाद जो है ट्विन प्राइम जो है आप लोगों को जुड़वा संख्याएं, जुड़वा से अभाज्य संख्या कल ही मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का गैप जो होता है वो 2 होता है। ऐसी अभाज्य संख्या बच्चे जिनके बीच का गैप जो होता है वो 2 होता है, वो क्या कहलाती हैं? वो ट्विन प्राइम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो ट्विन प्राइम कहलाती हैं। ये सारी जो है बच्चा वो ट्विन प्राइम आप लोगों को दी हुई है। तो थोड़ा सा इन नंबर्स पे काम करिए। अगर आप वास्तव में अपने मैथ को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, मैथ को बहुत जबरदस्त बनाना चाहते हैं, तो बच्चा आप थोड़ा सा इन नंबर्स पे काम करिए। जब भी कोई जिक्र आए, जैसे मैंने रैंडमली आपके सामने बोला 36, तो आप एकदम से समझ जाइए 36 जो है वो 6 का वर्ग होता है। और 36 के साथ भी प्रॉपर्टी आप लोगों को, जो भी उसके साथ प्रॉपर्टी है वो रैंडमली एकदम से ध्यान आ जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला 2, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2, तो आपके दिमाग में आना चाहिए यार 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फिर आपके दिमाग में यार 2 तो मेरी सम संख्या भी है। फिर आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, वरना सारी अभाज्य संख्या, वरना सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ओड नंबर होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त 2 ही एक ऐसी संख्या है जो इवन नंबर भी है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सारी चीज जो है आप लोगों के दिमाग में, इन पे थोड़ा सा काम करिए, और जिस दिन नंबर्स पे बहुत अच्छे से काम हो जाएगा वो बच्चा आप लोगों की जबरदस्त तरीके से आ जाएगा। सर कल के पीडीएफ में कुछ गलती है भाई, मैं देख लूंगा, ठीक है, देख लूंगा अगर है। हाँ, तो ये चीजें सारी जो है वो समझ में आ गई होंगी, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है। अब बच्चे इसके बाद एक बहुत छोटी सी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होगा फेस वैल्यू, जिसका नाम होगा बच्चा फेस वैल्यू, और जिसका नाम होगा मेरे दोस्त प्लेस वैल्यू। जिसका मान होगा फेस वैल्यू और दूसरा नाम होगा प्लेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू को कहा जाए तो इसको कहा जाता है बच्चे, प्लेस वैल्यू को तो स्थानीय मान बोला जाता है, प्लेस वैल्यू को तो मेरे दोस्त स्थानीय मान बोला जाता है। कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ऐसी कोई चीज ही ना हो जो आप लोगों से ना बने। इसे जातीय मान बोला जाता है और अंकित मान भी इसे ही बोला जाता है, अंकित मान भी इसे ही बोला जाता है बच्चे। तो ये 2 चीज आप अपनी कॉपी में डालेंगे। कभी भी नहीं आता, कभी भी क्वेश्चन आता नहीं है, मैंने तो काफी टाइम से देखा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किस्मत बहुत अच्छी है और भगवान हमसे खुश है और चाहता है कि हम लोग चले जाएं, सिलेक्शन हो जाए, बेहतरीन तरीके से हो जाए, बिना दिमाग पे जोर डाले हो जाए, तो वो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। तो हिंदी में लिख दिया भाई, ये हिंदी तो है, उर्दू थोड़ी ना, ये जातीय मान हिंदी तो है मेरे दोस्त। अरे कैसे करके रखोगे ऐसा? आपने मेरे ख्याल से कॉपी पेस्ट कर लिया दिख है, कॉपी पेस्ट कर लिया दिख है मेरे दोस्त। स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव ओड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव बच्चे लगातार। अगर आप लोगों से कभी भी पूछा जाता है कि 3 लगातार ऐसी संख्याएं बता दो, ऐसी अभाज्य संख्याएं बता दो जिनमें 2-2 का गैप हो, तो बच्चे ऐसी अभाज्य संख्या जो होती है वो 3, 5, 7 होती हैं। ऐसी लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का 2-2 का गैप है, तो 3, 5, 7 यही 2 अभाज्य संख्याएं हैं जो 3 लगातार अभाज्य संख्या, 3 लगातार विषम संख्याएं, 3 लगातार विषम संख्या, ऐसी 3 लगातार विषम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है। तो पूरी नंबर्स के अंदर यही 3 संख्याएं हैं, यही 3 संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं भी हैं। तो इसका भी याद रख लेना बच्चे कि 3, 5, 7 जो है, 3, 5, 7 जो है वो लगातार विषम संख्या, ऐसी लगातार विषम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। चलिए
मैंने पूछा कि जातीय मान और अंकित मान या स्थानीय मान दोनों चीज क्या होते हैं। तो बहुत छोटे से वर्डों में हम लोग खत्म करेंगे मेरे दोस्त, समझना बात को। देखो, मैंने इसको याद करने का एक तरीका बताया है। वैसे तो आप लोग जो है वो किसी भी तरीके से याद कर लेना, लेकिन मैंने एक तरीका बताया है कि यहां पे स्थान लगा हुआ है और यहां पे दोस्त जाति लगी हुई है। एक बात मुझे बताओ, आप जो है एक अपने ऊपर एग्जांपल लेके चलते हैं मेरे दोस्त। स्थान, हम लोगों का स्थान जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है, यानी यहां से हम कल कहीं और जा सकते हैं, परसों कहीं और जा सकते हैं। तो ये स्थान जो है ये बदलता रहता है। लेकिन जाति मेरे दोस्त जहां भी जाएंगे, जाति हम लोगों की कभी भी नहीं बदलती है। तो मैं बस उसी वर्ड से रिलेट करके आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आपके सामने ये कहा गया कि एक संख्या दी हुई है 2345 और 3 का आपसे जातीय मान पूछा है, यानी 3 की फेस वैल्यू आपसे पूछी है, तो जो दोस्त जिसकी फेस वैल्यू पूछी है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जाति तो कभी बदलती नहीं है। उसने पूछी 3 की जाति क्या होगी, तो आपने कहा 3 की जाति 3 होगी। मैंने पूछा 5 की जाति क्या होगी, तो आपने कहा जाति नहीं बदलती है, 5 की जाति 5 होगी। मैंने कहा 2 की जाति क्या होगी, तो आपने कहा जाति कभी भी नहीं बदलती है, 2 की जाति 2 होगी। यानी कि अगर किसी भी संख्याओं में किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी जाती है, तो जिसकी फेस वैल्यू पूछी जाती है उसकी फेस वैल्यू वही होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई स्थान कैसे बदलता है, थोड़ा सा स्थान के बारे में भी बता दो। तो स्थान के बारे में बच्चा क्या कहता है कॉन्सेप्ट, अगर मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों के सामने एक संख्या दी हुई है 23 45 17 दी हुई है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपके सामने एक संख्या दी हुई है 23 45 17 दी हुई है, तो इसमें 3 का स्थानीय मान बता दो। 3 का स्थानीय मान बता दो। भाई स्थान तो चेंज होता है, नौकरी के बाद कहीं और, शादी के बाद कहीं और, नौकरी से पहले कहीं और, तो स्थान तो बदलता है। यानी कि अगर 3 का स्थानीय मान आपसे पूछा है तो इस 3 को एज इट इज ऐसे ही लिख दीजिए मेरे दोस्त, और 3 के बाद जितने भी अंक दिए हुए हैं उतनी 0 लगा दीजिए। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि इस संख्या के अंदर 3 का स्थानीय मान क्या होगा या 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 3 की प्लेस वैल्यू जो है वो 30,000 हो जाएगी। मैंने आप लोगों से कहा कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 का पूछा है तो 5 लिख दीजिए, और 5 के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 लगा दीजिए। मैंने कहा 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1 के पीछे 1 अंक है, 1 0 लगा दीजिए। लेकिन जब बात करते हैं इकाई के अंक की, जब बात करते हैं मेरे दोस्त इकाई के अंक की, मैंने पूछा 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 के पीछे कोई भी अंक नहीं है बच्चे, तो इसके आगे एक भी 0 मत लगाइए। अच्छा एक बात मुझे बता दो, एक छोटी सी बात मुझे बता दो, इस 7 का जातीय मान क्या होगा। जातीय मान हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाति तो कभी भी नहीं बदलती। 7 की जाति 7 ही रहेगी, 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा। और इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 7 का स्थानीय मान भी 7 है। यानी कि यहां से एक कंक्लूजन हम लोग निकाल रहे होंगे कि अगर यूनिट डिजिट, अगर इकाई के अंक का स्थानीय मान या जातीय मान हमसे पूछा जाता है तो वो सेम होता है। इकाई के अंक का, यूनिट डिजिट का, इकाई के अंक का स्थानीय मान और जातीय मान हम लोगों से पूछा जाता है तो वो ऑलवेज सेम होता है। ये आप लोग बच्चा कंक्लूजन के रूप में अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, जी ये तो ठीक था, कोई बात नहीं, आपने ये संख्या सीधी सीधी बता दी, यहां तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन अगर पॉइंट में चीजें दे दी जाएं, अगर पॉइंट में चीजें दे दी जाएं तो फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्त। तो सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चे। एक क्वेश्चन पॉइंट वाला और मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से समझेंगे बच्चा। पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब चीजें डेसिमल में दी हुई हो, जब चीजें किस में दी हुई हो, जब चीजें दशमलव में दी हुई हो, डेसिमल में दी हुई हो, तो बच्चा हम लोग कैसे करेंगे। अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। डेसिमल में दी हुई हो, दशमलव में दी हुई हो, तो हम चीजों को कैसे करेंगे।
सर एक प्राइम नंबर है भैया, अभिषेक यादव अभी आए दिखाओ, कल बात की थी हमने, एक प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, ये भी मैंने कल आप लोगों को बताया था। अब सुनिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। डेसिमल, हम डेसिमल की दशमलव की बात करते हैं। मैंने दोस्त आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आप लोगों के सामने लिखा, मैंने आप लोगों के सामने लिखा, ये संख्या मैंने आप लोगों के सामने लिख दी। मैंने क्या पूछा, मैंने आप लोगों से पूछा कि भैया इसमें जातीय मान क्या बदलेगा। आपने कहा जी कैसी बात करते हो, चाहे कोई सी भी केस आ जाए, डेसिमल का केस लो या बिना डेसिमल का केस लो, तो आपका जातीय मान नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है, जातीय मान नहीं बदलता है। तो अगर मैं 2 की जाति पूछूं, 2 की जाति 2 होगी, 3 की जाति पूछूं, 3 की जाति 3 होगी, 4 की जाति 4, 9 की जाति 9, सब की जाति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जाति को तो छोड़ ही दो, है ना, जाति को छोड़ दो बच्चा, जातीय मान नहीं बदलता है, ठीक है। अगर मैं बच्चा स्थानीय मान की बात करता हूं, स्थानीय मान की बात करता हूं, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है बच्चे। अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करता हूं, तो याद रखिए पॉइंट से लेफ्ट साइड में चीजें और होंगी और पॉइंट से राइट साइड में चीजें और होंगी। समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इंपोर्टेंट है। सबसे पहले इस पे आप लोग एक दिल बनाइए, ये क्वेश्चन जो है ये इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा तो बच्चा आप लोग यहां अटक सकते हैं। समझना मेरी बात को। जीरो की प्लेस वैल्यू, जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो, अगर कभी भी जीरो की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है, जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो होती है, जीरो की फेस वैल्यू जीरो होती है। जीरो की प्लेस वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता, जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो होगी, जीरो की फेस वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को समझना, मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से दोस्त ये कहा कि अगर मैं आपसे पूछता हूं मेरे साथी इस 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इस 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा वो आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए। अगर पॉइंट के लेफ्ट में किसी संख्या का स्थानीय मान आपसे पूछा जाता है, तो 2 से लेके पॉइंट तक जितने अंक हो उतनी जीरो लगा दीजिए। 2 से लेके जिस भी संख्या का आपसे पूछा है वहां से लेके पॉइंट तक जितने भी अंक हो उतनी जीरो लगा दीजिए। आपने कहा 2 का पूछा है, पॉइंट तक 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा दीजिए, यानी इस 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान 2000 हो जाएगा। 200 नहीं होगा गुड्डा, 2 का स्थानीय मान जो होगा वो 2000 हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 का स्थानीय मान जो होगा, 3 के आगे 2 अंक हैं, 3 का स्थानीय मान जो होगा वो 300 हो जाएगा। अगर मैं इस 4 का स्थानीय मान आपसे पूछता हूं, तो 4 के आगे 1 अंक है केवल, 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका स्थानीय मान आपसे पूछता हूं, तो आप कहेंगे इसका स्थानीय मान जो है वो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, इसका स्थानीय मान जो है वो 9 हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं, तो आप कहेंगे बात तो क्लियर है। लेकिन जब मैं पॉइंट के राइट साइड की बात करता हूं, अगर मैं कहूं कि ऐसा होता क्यों है वो भी चीजें बता दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है उन चीजों की, फिर भी समझिए। ये मैंने पॉइंट के लेफ्ट साइड में सारा कुछ आपको बता दिया है। अब पॉइंट के राइट साइड में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो शुरुआत कहां से है, पॉइंट से है। पॉइंट के अगली ही डिजिट 7 है, तो इसका स्थानीय मान जो होगा वो 0.7 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान जो होगा वो 0.7 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 8 का स्थानीय मान आपसे पूछता हूं, तो आप कहेंगे 8 का पूछ रहे हो, पॉइंट और 8 के बीच में 1 अंक है, तो पॉइंट के बाद 1 जीरो लगा दो, इसका जो हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। अगर मैं इस 0 का पूछूं तो 0 ही आएगा। अगर मैं इस 1 का पूछूं, अगर मैं 1 का स्थानीय मान आपसे पूछूं, तो पॉइंट और 1 के बीच में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 जीरो लगा दो मेरे दोस्त। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा,
0.0001 हो जाएगा, 0.0001 हो जाएगा। अगर ये चीज समझ में आ चुकी है तो एक बार अंगूठा दिखाएंगे बच्चा कि ये चीज समझ में आ चुकी है, ये चीज समझ में आ चुकी है। एक्चुअल में हम लोग करते कैसे हैं कि पॉइंट हटा के नीचे जीरो बढ़ा लेते हैं, और जो चीज हम लोगों ने यहां करी है वही चीज से स्थानीय मान निकाल लेते हैं, और नीचे वाले पॉइंट से डिवाइड करोगे तो ये सारा बवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सारा बवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन आवश्यकता नहीं है उस चीज की, जो चीज हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं उसे डायरेक्टली ही लिखने की आदत डालो। आप लोगों को पता है कि 4 तिया 12 होते हैं, 12 निकालने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आपको पेपर में 4 तिया पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कैसे हुआ। तो आप लोग याद रखिए, और कहते हैं ना कि बच्चे मैथ याद नहीं किया जाता, याद नहीं करते, समझ के करते हैं। तो मेरे दोस्त जो भी टॉपर होगा 25 में से कम इतनी प्रैक्टिस उसने कर ली होगी कि उसके 7-8 क्वेश्चन के आंसर तक याद होंगे। याद कैसे नहीं किए जाते? मैं याद करने का मतलब रट्टाफिकेशन थोड़ी ना होता है, याद करने का मतलब होता है प्रैक्टिस इतनी कर लो कि क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो लगे इसका आंसर तो यार लगभग ये लगाया था मैंने, हो गया क्वेश्चन, लगभग ये लगाया था, मेरे याद है ये चीजें। तो मेरे दोस्त आप लोग क्या कहेंगे? नंबर 1 कह रहा जी शून्य ज्ञात करना बताइए। शून्य पहले शुरुआत ही शून्य ज्ञात करने से कर देता है। ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्त। कल आप लोगों का आखिरी डेमो है, कल आप लोगों का आखिरी डेमो है बच्चे, और परसों से जो है हम लोगों की क्लास, मंडे से जो है हम लोगों की क्लास कहां पे स्टार्ट हो जाएगी? मंडे से हम लोगों की क्लास जो है बच्चे वो ऐप पर शिफ्ट हो जाएगी। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं, इस चीज को थोड़ा सा दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। जब किस्मत अच्छी होती है तो वो बच्चा यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, रेयर केस में पूछता है, लेकिन अगर किस्मत अच्छी होगी तो वो यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है बच्चे, अब जो हम लोगों का टॉपिक होगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हम लोगों का बैच था बच्चे, आगाज बैच हमने नाम दिया है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट तो ये हो चुके हैं, क्लास भी 15 तारीख से हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि अगर अभी भी आपने परचेज नहीं किया है और आपको लगता है कि टीचर ठीक ठाक हैं, आपका कुछ भला कर सकते हैं, तो आप लोग 699 पर भी 20% ऑफ के साथ इस कूपन कोड को यूज करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी इसके अंदर मिल रही होंगी। जो सबसे अद्भुत बनाती है वो होती है बच्चे हम लोगों का आपके साथ कनेक्ट होना, और वो कनेक्ट का माध्यम होता है हम लोगों का टेलीग्राम। टेलीग्राम पे इस ग्रुप में आप लोग भी होंगे, हम भी होंगे, डायरेक्टली आप लोगों से बातचीत होंगी, डायरेक्टली आप लोगों का एक एक मैसेज जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। रिप्लाई किसका देना है किसका नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग सारे मैसेज को रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, अंकित सर भी सारे मैसेज को रीड कर रहे होते हैं। तो सबसे खास जो है वो इस कोर्स में बच्चे ये है, और टीचर आप लोग देख ही चुके हैं कौन कौन से टीचर हैं। आगे बात करूं बच्चे तो ये आप लोगों का टाइम टेबल है। एडवांस मैथ सुबह 7 बजे क्लास होती है, 9 बजे अर्थमेटिक की दीपक भाटी सर क्लास लेते हैं, 10 बजे इंग्लिश की विपिन भाटी सर क्लास लेते हैं, स्टैटिक जी के 12 बजे नवीन सर क्लास लेते हैं, और रीजनिंग 1 बजे संदीप सर क्लास लेते हैं, 2 बजे इकोनॉमिक्स अंकित चौधरी सर लेते हैं, और 4 बजे पॉलिटी अजीत सर क्लास ले रहे होते हैं। तो बिल्कुल आप लोग जहन में बैठा लीजिए इस टाइम टेबल को, क्लास आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। इसके बाद अगर कुछ बात बची है, क्वेश्चन है, कल जो क्वेश्चन होंगे बच्चे वो डिविजिबिलिटी रूल कल पढ़ाऊंगा, और उसके साथ ही आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय बच्चे। एक बार जरूर फीडबैक बता दीजिएगा अपना, कैसी लगी क्लास, क्या कोई चेंज आप लोग चाहते हैं, क्या कोई बदलाव आप लोग चाहते हैं, या जैसी क्लास चल रही है बच्चे ऐसी ही क्लास आप लोग चाहते हैं, तो आप जरूर फीडबैक दीजिएगा। आपका हर एक कमेंट जो है वो मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।